नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मैं नीट प्रोटेस्ट या एजुकेशन प्रोटेस्ट या ऐसा किसी प्रोटेस्ट उसको नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी लीडर का नाम ले रहा हूँ। मैं इसको एक जेनजी प्रोटेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए देखो क्या हुआ है ना कि ये पूरे प्रोटेस्ट ने ना बहुत सारे, एक तो मेरी बहुत सारी धारणाएं तोड़ दी हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, मुझे कभी सच में नहीं उम्मीद थी। जब ये फर्स्ट डे, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, मुझे इससे कोई उम्मीदें नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा बनेगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि गवर्नमेंट को इस लेवल पर आकर के एड्रेस करना पड़ेगा, यूथ को ऐसे एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने इतिहास में पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, देखा है मैंने। अपने इतिहास में मैंने कभी गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट को तो कभी नहीं देखा कि वो आ करके इस लेवल पर आकर के किसी चीज़ को एड्रेस कर रही हो और इतना जल्दी एड्रेस कर रही हो। तो हेड्स ऑफ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ टू जेनजीज। और आज ये पूरी वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड होने वाली है। देखो, अगर आप इस वीडियो में कोई कंटेंट खोज रहे हो, आप कुछ यूपीएससी से पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उससे रिलेटेड खोज रहे हो, तो मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, वो ऐसे होने वाली है। बहुत ही अनौपचारिक तौर की एक वीडियो है जिसके लिए हम बहुत मतलब इस वीडियो के लिए ना सिर्फ दो लोग पूरे अकेडमी में तैयार थे, एक मैं और एक अनुज सर और अपने रजत भाई। हम तीन लोग इस वीडियो के लिए तैयार थे कि यार करना चाहिए, क्योंकि हम तीनों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को और इस पूरी चेंज को, इसके अंदर बहुत बड़ा एक सोसाइटल चेंज था इस प्रोटेस्ट के अंदर और बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल चेंज भी था। मतलब आप कह सकते हो कि इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ऐसा कुछ हमने नोटिस किया इस प्रोटेस्ट में और उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपको। और ये बात ना जेनजी से नहीं कहना, वो तो है ही, वो इट इज़ अ ब्रूट फोर्स, वो एक कंप्लीट फोर्स है, एक ताकत है, एक आर्मी है। आप उनको कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे जैसे लोग जो जेनजीज को अभी तक समझ नहीं पाए थे, मतलब मैं तो खैर जेनजी मानता हूँ खुद को, भले मैं उस एज ग्रुप में नहीं हूँ, 97 के बाद बॉर्न नहीं हुआ हूँ, बट मैं खुद को जेनजी मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत करीबी से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरी सिस्टर भी है, मेरा भाई भी है छोटा, जेनजीज हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ। भाई ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट एंड हाइपर एक्टिव। हम नहीं थे उतना स्मार्ट, एंड सॉरी टू से हम नहीं थे उतने स्मार्ट। हमें कोई बरगला सकता था, अपनी बातों में घुमा सकता था, पर इस फोर्स को, इस जेनजी फोर्स को कोई नहीं बरगला सकता, कोई अपनी बातों में नहीं घुमा सकता। ये किसी से भी सवाल कर सकते हैं और इन्होंने सवाल किया है एंड एक बहुत पॉजिटिव चेंज। देखो अब क्या था ना, अभी तक जितने प्रोटेस्ट होते थे, प्रोटेस्ट आर ऑलवेज, आप किसी भी कंट्री का प्रोटेस्ट देख लो, आप यूएस का प्रोटेस्ट उठाओ, कहीं का भी प्रोटेस्ट उठाना है उठा लो आप, आपको प्रोटेस्ट में ना नैरेटिव्स, प्रोटेस्ट आर रन बाय नैरेटिव्स। एक नैरेटिव होता है प्रो गवर्नमेंट, एक नैरेटिव होता है एंटी गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट कोई भी हो, वो इन नैरेटिव्स के ऊपर चलता है और जिसका नैरेटिव स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, सक्सेस कर लेगा प्रोटेस्ट को। अन्ना हजारे मूवमेंट में अन्ना को क्या मिला? कुछ नहीं मिला अन्ना को। वो अन्ना तब जहां पर थे, अन्ना आज भी वहां पर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अन्ना हजारे को थ्रू अ पर्सन वेरी क्लोज टू मी, आई नो हिम वेरी पर्सनली, और मुझे उनके हालात पता हैं कि वो कहाँ हैं और आज भी किन हालातों में। कोई पूछने वाला नहीं है यार, कोई नहीं है, बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ। तो प्रोटेस्ट आर रन बाय, और अन्ना मूवमेंट से जो लोग निकले वो क्या हुए, सब पॉलिटिकल लीडर्स बन गए और जिस चीज के खिलाफ वो लड़ रहे थे उसी चीज का केस उनके ऊपर चला। प्रोटेस्ट यही होता है कि एक पूरा, मतलब अगर आप पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली समझोगे ना तो आपको बड़ी एक नफरत सी भी हो जाएगी उससे। तो प्रोटेस्ट का यही होता है कि एक प्रो स्टैंड होता है, एक एंटी स्टांस होता है और उससे वो रन होता है। ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट देखा जिसमें प्रो या एंटी स्टांस आता, नैरेटिव आता। इससे पहले इतनी रीलें पड़ गई, इतनी रीलें डाल दी इस पूरे प्रोटेस्ट की कि वो नैरेटिव वेरेटिव सब फेल हो गया। आईटी सेल समझ पाता, बीजेपी आईटी सेल, कांग्रेस आईटी सेल, तमाम दुनिया भर की पार्टियों के आईटी सेल समझ पाते कि करना क्या है, पार्टी से क्या आ रहा है, पार्टी सुप्रीमो का क्या कहना है। इससे पहले वो ये चीज़ समझते। जेनजीज ने भाई 10,000 रील अपलोड कर दी, मिलियन व्यूज़ आ गए उसके ऊपर, मिलियन व्यूज़ आ गए। इससे पहले वो नैरेटिव बनाते, सेट करते और न्यूज़ वाले नैरेटिव सेट करते। इससे पहले जेनजीज ने अपना ही नैरेटिव चला दिया कि बेटा चलो कर लो तुम्हें जो करना है। तो इसीलिए इस प्रोटेस्ट को हमने बहुत क्लोजली समझा और उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे और आपने भी जो सीखा, आप भी कमेंट में लिख सकते हो, आप भी डायलॉग में आ सकते हो। ऐसे अभी मैंने देखा और हमें करना पड़ेगा भाई। आप इन जेनजीज को, अब जैसे मैंने है वैसे तो मैंने इस प्रोटेस्ट में जेनजी मतलब सपोर्ट किया है, मतलब मैंने वीडियोस भी की थी और सपोर्ट भी किया था। लेकिन कमेंट में है कुछ लोगों ने बड़ा प्यार दिया सपोर्ट के, चलो ये आदमी बोल तो रहा है, कुछ लोगों ने उसमें क्रिटिसाइज भी किया और आपको लेना पड़ेगा क्रिटिसिज्म। अगर आप जेनजीज के साथ डायलॉग कर रहे हो, उनको एड्रेस कर रहे हो, तो क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हो भाई। वो क्रिटिसाइज करेंगे तुम्हें,
वो तुमसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। वो अभिजीत दीपके, अगर आपको ये लग रहा है ना कि अभिजीत दीपके इज द फेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट या सौरभ दास या ये लड़के जो हैं वो फेस हैं इस प्रोटेस्ट के, नहीं है। ये जेंजी उनसे भी सवाल पूछ रहा है कि भाई तू कहाँ था जब हम लाठी खा रहे थे, तो आप कहाँ चले गए थे, आप जेपी नड्डा से मिलने चले गए थे, क्यों चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है अभिजीत दीपके से और उनको आंसर देना पड़ा है। विजेता दहिया को हटाना पड़ गया प्रेशर में आके, क्यों? क्योंकि उनके खुद के जेंजीज ने कहा कि नहीं भाई, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, ये बर्गर खाएं और हम मार खाएं, ये नहीं होगा, विल नॉट एक्सेप्ट, हटाओ। अब वो वाली मानसिकता नहीं रह गई कि भाई नेताजी आगे चल रहे हैं तो पीछे पीछे पूरी भेड़ चाल चल रही है, वो मानसिकता खत्म हो चुकी है। आपने बिहार में देखा होगा, और अभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि अब जनरेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है एंड इट इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन कि हमें इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा एंड समथिंग वेरी पॉजिटिव इज गोइंग टू कम। तो पॉजिटिवनेस के साथ इसमें पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस, कुछ एनालॉजी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, नेशनल मूवमेंट में नहीं जा रहा हूँ, सब में नहीं जा रहा हूँ, हम बात करने वाले हैं कि अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए, एक ताकतवर सरकार के अंदर 2014 में एक ताकतवर सरकार बनी। ताकतवर सरकार का मतलब क्या है? ताकतवर सरकार का मतलब नहीं कि मेरी 56 इंच का सीना है, नहीं नहीं, इसको मिस्टेकनली मत लीजिएगा। ताकतवर सरकार का मतलब है कि लोकसभा में मेरे पास कितनी सीटें हैं और मेरे पास कितनी ताकत है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में मेरे पास कितनी सीटें हैं, और मतलब टेक्निकली देखा जाए तो एनडीए की सरकार आती है, एनडीए के पास पहले लोकसभा में पूरी सीट, फिर राज्यसभा में भी बना लेते हैं, हर 2 साल के बाद वहाँ पर मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर वहाँ पर वो अपनी सीटें बनाते हैं, तो पार्लियामेंट अपनी जेब में हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टेट आज के दौर पे बात करें अपनी जेब में आ गए। तो ताकत के मामले में अगर कहा जाए तो कुछ भी चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा सब जेब में है अपनी, हाफ ऑफ द स्टेट जेब में, हाफ ऑफ द स्टेट तो छोड़ो, उनके चीफ मिनिस्टर भी अपनी जेब में है। और इस सरकार का एक नैरेटिव रहा है, इस सरकार का काम करने का एक तरीका रहा है कि भाई तुम प्रोटेस्ट कर लो, तुमको जितना चिल्लाना चिल्ला लो, तुमको कितना नैरेटिव क्रिएट करना कर लो, हम तो ना सुन रहे, नहीं सुन रहे भाई, नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे बात। और बताओ इस पूरी सरकार के अंदर, और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है कोई भारत के इतिहास में, नहीं, जब भी कोई ताकतवर सरकार होती है वो इस तरीके से, आप इंदिरा गांधी का देख लीजिए। आपको अगर इंदिरा गांधी का पीरियड याद ना हो तो हम लोग तो खैर उस समय नहीं थे, आपके बड़े बुजुर्ग, मेरे फादर बताते हैं कि मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने, मैं छोटा था तब की बात, मुझे ग्रैंडफादर बताते थे कि वो दौर ऐसा था कि यार आदमी उस समय पर स्टेरलाइजेशन चल रहा था, बताते हैं कि आदमी बाहर नहीं निकलता डर के मारे, यार डर के मारे वो बाहर नहीं निकलता था, इंदिरा गांधी का जो पीरियड था। तो हर ताकतवर सरकार में ये चीज़ आ जाती है एक टाइम के बाद। तो इस पूरे ताकतवर सरकार के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ 2 प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुए, एक कौन सा, फार्मर प्रोटेस्ट, और दूसरा कौन सा, जेंजी प्रोटेस्ट, यानी कि अब वाला प्रोटेस्ट। अब इस दोनों का डिफरेंस को आप समझना और यहीं से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट की तस्वीर है, ये तस्वीर है फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद, जब प्रधानमंत्री ने पहली बार अनाउंस किया था ना कि हम चलो ये 3 फार्म लॉज हैं, हालांकि हमने लाई बहुत अच्छे मंशा से थे, हम लाई लेकर के आए थे, लेकिन चलो फार्मर्स को एक्सेप्ट नहीं है तो हम इसको वापस ले रहे हैं। अच्छा, फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी एक नैरेटिव क्रिएट हो गया था बहुत आराम से। अभी तक क्या था ना कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है आपको नैरेटिव क्रिएट करना, आप आराम से कर देते हो, अपना आईटी सेल लगाते हो, आईटी सेल बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है, आईटी सेल आज की डेट में तो खैर कांग्रेस का भी अपना आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है और समाजवादी पार्टी का भी अपना आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी का तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था एक समय पर, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इनका आईटी सेल बहुत, प्रशांत किशोर को तो मतलब डिजिटलाइजेशन का मतलब जनक माना जाता है, इतना तगड़ा आईटी सेल क्रिएट किया हुआ है। वो कहते हैं कि वो एकदम कॉर्पोरेट कंपनी जैसा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि पूरा डेटा, बेस्ड ऑन डेटा और सारी चीज़ें, वो अपना पूरा पॉलिटिकल कैंपेन रन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आईटी सेल मतलब था भाई नैरेटिव क्रिएट कर दो, तो आईटी सेल के लिए बहुत आसान था कि ठीक है ये कर रहे हैं तो खालिस्तानी है, ये कर रहे हैं तो ये पाकिस्तानी है, ये कर रहे हैं तो अरे ये तो नेपाली हैं, मतलब इस तरीके से आप खारिज कर दो, बड़े आराम से खारिज कर देते हो, एक तबका उसको खारिज कर देता है। ये चीज़ इस प्रोटेस्ट में नहीं हो पाई, कोशिश हुई लेकिन हो नहीं पाई, रीज़न समझना। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री समझ जाते हैं कि भाई उनका नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग है, ताकत है और इलेक्शंस हैं और दुनिया भर का हमें लॉस होगा, तो ठीक है भाई हम वापस लेते हैं फार्म लॉस, हम लाए तो अच्छे के लिए थे, इन्होंने कहा था ये बात कि हम लाए तो अच्छे के लिए लेकिन हम वापस ले रहे हैं, अपना ख़त्म करते हैं इसको, और तीनों कानूनों को उन्होंने रद्द कर दिया था। अब यहाँ पर जब ये एड्रेस करने आए थे और इसी मैसेज के अंदर सारी बातें छिपी हुई हैं, जब ये एड्रेस करने आए थे, ये आप तस्वीर देखिए, पूरा 16:9 का रेशो आपको दिखाई दे रहा है,
ये तस्वीर, ये पूरा फ्रेम सेट जो हुआ है, और एक एक चीज़ जो है वो नाप तोल के होती है, ऐसे नहीं होती है इतने बड़े देश में। पूरी जो स्क्रीन सेट हुई है वो किसके हिसाब से हुई है? वो मेन स्ट्रीम टीवी के हिसाब से हुई है, वो न्यूज़ चैनल के हिसाब से हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था कि लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट को कहाँ से देख रहे हैं। वो उसको टीवी पे देख रहे हैं, टीवी एंकर्स के थ्रू देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को एड्रेस करते हुए कि भाई इनको दूंगा ये वीडियो तो ये पूरे नेशन में पहुंच जाएगी, फार्मर्स तक पहुंच जाएगी, उन्होंने इस तरीके से वीडियो की। अब डिफरेंस देखिए आप, जब प्रधानमंत्री को जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर मैसेज देना होता है और कहना होता है आकर के, तो वो इस मोड में आकर के कहते हैं, और ये मोड अपने आप में सारी बात गवाह करता है कि किस तरीके से सरकार को ये समझ में आ गया है कि भाई ये जेनजी हैं, इनको आप ऐसे आड़े हाथ नहीं ले सकते। और ये नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, ये टीवी पे नहीं है, ये टीवी नहीं देख रहे हैं, इन्होंने खारिज कर दिया है टीवी को, इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को खारिज कर दिया। ये इंस्टाग्राम पे हैं, ये ट्विटर पे हैं, ये रेडिट पे हैं, ये टेलीग्राम पे हैं, ये व्हाट्सएप पे हैं। इसीलिए आप प्रधानमंत्री का ये सेल्फी इंस्टाग्राम मोड वाला पूरा वीडियो देखते हो और आपको दिख रहा है वो, जैसे हम लोग, अब आदत नहीं है हम लोग को ना इतना। अब जैसे मैं तो यार बहुत ख़राब हूँ सोशल मीडिया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अभी कुछ समय पहले ही बना है, मैंने कभी जीवन में इंस्टाग्राम और फेसबुक और कभी यूज़ ही नहीं किया था। कुछ समय पहले अभी एक वीडियो कॉल करना था मुझे, अपनी मदर को मैं वीडियो कॉल कर रहा था और उसमें मैं यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था, मुझे एकदम रिलेट हुआ। मेरे पापा वीडियो कॉल करते हैं ना, वो यहाँ पे फ़ोन रखते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई दूर फ़ोन रखना है। तो आप देखो फ़ोन का, आपको इस पूरा जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे जनक हैं और डिजिटलाइजेशन को, लेकिन उन्होंने समझ लिया लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि भाई अगर इनको एड्रेस करना है तो आपको इस मोड में आना है। और ये पूरा जो मैसेज आया प्रधानमंत्री का, ये 12 बजे आया, ये पूरा मैसेज 12 बजे आया। आपने कब भारत के इतिहास में देखा है कि प्रधानमंत्री का मैसेज जो है वो 12 बजे आ रहा है? जो नोटबंदी का भी आया था कि कल रात 8 बजे से, आज रात 8 बजे से, वो भी शाम को आ गया था, क्योंकि ये अनौपचारिक समय है ना 12 बजे। 12 बजे कौन सा मैसेज आने का समय है? ऐसी कोई इमरजेंसी तो थी नहीं भारत में। ये इसलिए क्योंकि उनको पता है कि 12 बजे ये पूरा जो जेनजी है जो इस पूरे प्रोटेस्ट को चला रहा है, ये जेनजी जगह कब है? ये जेनजी अभी जगा हुआ है, ये अभी एक्टिव है, इनका समय ये इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, ये यूट्यूब पे होंगे, ये होंगे, ये अपने सारे दिन भर के काम निपटा करके रात में फ्री होकर के ये होंगे इंस्टा पे, ये होंगे सोशली एक्टिव, दे आर हाइपर सोशली एक्टिव। और ये बुरी बात नहीं है, ये इसको नेगेटिव सेंस में कुछ लोग कह देते हैं कि भाई अरे इंस्टा है ना, कुछ नहीं, दे आर हाइपर सोशली एक्टिव। और इनका हर पॉइंट पर, हर चीज़ के ऊपर एक पर्सपेक्टिव है, इनका अपना एक से है हर चीज़ के ऊपर। ये किसी को अंधा भेड़ बकरी जैसे फॉलो नहीं करते हम लोग, जैसे हम लोग एकदम खुले आम आँख बंद करके चलो बेटा पीछे से एकदम फॉलो कर लो, एकदम भगवान मान लो किसी को, वो नहीं करता ये जेनजी। बहुत अलग है ये, बहुत स्मार्ट है ये, बहुत इंटेलिजेंट है ये। और इसीलिए प्रधानमंत्री को वो समझ करके इस मोड में आकर के अपनी वीडियो बनानी पड़ी। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अब जाकर के इसको समझे हैं या सरकार की अब समझ में आ रही है, ना 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 ना। मैं आपको इसका एक रेफरेंस दिखाता हूं, ये उनको थोड़ी समय पहले समझ में आ चुका था। आप ये वाली तस्वीर देखिए। अब देखो, इसको मीमबाजी मत ले जाना, इसको मीमबाजी चक्कर मत ले जाना, लेकिन ये तस्वीर आप देख लो, यहीं पर प्रधानमंत्री को समझ में आ गया था। ये दो देश के लीडर्स की आपने ऐसी अनौपचारिक तस्वीर नहीं देखी होगी। अब इसको आप मीमबाजी में ले जाओ कि अरे मेलोनी के साथ, मेलोनी जी के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी, तो इसलिए ऐसा नहीं है। मैक्रोन के साथ भी सेम तरीके की तस्वीर थी। और ये अनौपचारिक तस्वीर लेने का एक पर्सपेक्टिव था, इसको डालने का, इसको ट्वीट करने का एक पर्सपेक्टिव था। क्यों? एड्रेस करना। इस यूथ को, इस जेनजी को बहुत औपचारिकता पसंद नहीं है, इसको लगता है यार रिलेटेबल होना चाहिए। उसको लग रहा है ना कि दिप के यार हाफ टी शर्ट पहन के बैठा तो हुआ है वहाँ पे लोअर पहन के, अभी जाऊँगा इससे पूछूंगा कुछ जवाब देगा। उसको पता है, इसीलिए वो रिलेट कर पा रहा है उनसे। अब देखिएगा भाई, लावा लश्कर पूरा कॉन्वॉय लेकर के कोई आ रहा है, 50 बॉडीगार्ड लिया हुआ है, अब जेनजी रिलेट ही नहीं कर पाएगा उससे। बड़े औपचारिक तौर पर कोई बात कर रहा है, जेनजी रिलेट नहीं कर पाएगा उससे। जेनजी को चाहिए कि भाई एकदम हमारी भाषा में, हमारे सेंस में, एकदम हमारे लेवल पे उतर करके बात करो तो हमें समझ आएगी भाई, नहीं तो नहीं आएगी समझ। और इसीलिए ये ट्वीट किया जा रहा था, यानी कि समझ तो आ गई है कि जनरेशन में चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, सोसाइटी में एक पूरा चेंज दिख रहा है, एक पूरा बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। क्योंकि अब ये लोग वोटिंग एज पर आ चुके हैं। ये जेनजी जो 1997 बॉर्न है, ये अब वोट देने लग गया है। जो 2004, 5, 6 वाले हैं वो अब वोट देने लग गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रूट फोर्स बन चुके हैं। एंड दे आर नॉट यूनाइटेड बाय एनी पार्टी, नॉट यूनाइटेड बाय एनी लीडर, दे आर जस्ट यूनाइटेड बाय देयर थॉट्स, देयर
their whole their self esteem, they are whole driven by that. वो खुद को बहुत कुछ समझते हैं, वो आपको कुछ नहीं समझते, चाहे आप कुछ भी कर लिया हो अपने जीवन में। और बहुत कम लोग की वो जेनजी रिस्पेक्ट करता है और ट्रू रिस्पेक्ट करता है फिर। तो यहाँ से सरकार की ये समझ आया और इसीलिए सरकार को आकर के सामने इस मोड में कहना पड़ गया कि भाई हम आपके बात को समझ रहे हैं और हम एक कानून पास करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब दे आर नॉट ड्रिवन बाय वर्ड्स, उनको वादे वादे नहीं चाहिए, करके दिखाओ, करके दिखाओ, उसके बाद बोलना। इनके मैसेज के बाद भी कहा गया रेजिग्नेशन कहाँ है, और हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी को आज कल परसों में रिजाइन देना पड़ जाए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब इस पूरे प्रोटेस्ट की मैं आपको बात बताता हूँ ये डिफरेंट कैसे है। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, हमने जेएनयू का प्रोटेस्ट देखा, जेएनयू का प्रोटेस्ट बहुत क्लोजली मैंने देखा हुआ है, मैंने जामिया का प्रोटेस्ट देखा है। मैं उस समय 2019 की बात है, मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था और मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत सारे हमारे साथ लड़के भी थे, हम लोग आरसीए में उस समय पर पढ़ा करते थे और बहुत सारे लड़के थे हम लोग। हालांकि हम लोग का कोई लेना देना नहीं था इस प्रोटेस्ट से, हम लोग तो आरसीए अलग ही है, जामिया का आरसीए बिल्कुल डिफरेंट ही है, लेकिन वहाँ पर अब सब दे रहे थे एग्ज़ाम उस समय पर और बड़ा हल्ला हंगामा हुआ था। हमने इस प्रोटेस्ट को बड़ा करीब से देखा था। उसके बाद आपने एफटीआईआई का प्रोटेस्ट देखा है, सीएए का प्रोटेस्ट देखा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा है, आपने अन्ना हजारे वाला देखा, मंडल वाला तो नहीं देखा होगा, अन्ना हजारे वाला प्रोटेस्ट देखा। इन सब प्रोटेस्ट में और इस प्रोटेस्ट में फ़र्क क्या है? ये प्रोटेस्ट इज फर्स्ट एवर प्रोटेस्ट दैट इज रन इंटायरली बाय जेनजीज, जिन्होंने जेनजीज ने इस प्रोटेस्ट को पूरा हाथों हाथ लिया और उसको रन किया। और इसीलिए आप इस प्रोटेस्ट में देख रहे होगे कोई पॉलिटिसाइज, ये बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए लेकिन कोई ये प्रोटेस्ट को कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर पाया। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स आने के बावजूद कोई पॉलिटिसाइज इस पूरे प्रोटेस्ट को नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा फर्क था इस पूरे प्रोटेस्ट का। ये प्रोटेस्ट चला कहाँ? इस प्रोटेस्ट का अपना कोई पार्टी ऑफिस नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे चला, ये यूट्यूब पे चला, ये मीम से चला, ये एआई, व्हाट्सएप, इन सारी चीज़ों से ये पूरा प्रोटेस्ट चला और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ये पूरा प्रोटेस्ट चला एंड इट इज़ रन इंटायरली ऑन दैट। ये इस प्रोटेस्ट की खासियत क्या थी कि इसका कोई सेंट्रल लीडर नहीं। आपको लग रहा है कि अभिजीत दीप के लीडर है, सौरभ दास लीडर है, नहीं है। वो उनसे भी सवाल कर रहे हैं, वो उनको भी अपना लीडर नहीं मानते। आप बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं अरे हम तो नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते, हम तो अपने लिए यहाँ पर आए हैं, हम तो अपने जैसे लोगों के लिए यहाँ पर आए लड़ने, हम नहीं मानते इनको कोई लीडर वीडर। तो कोई सेंट्रल लीडर नहीं है, कोई सिंगल हेड नहीं है इस प्रोटेस्ट का। पहली बार ऐसा हुआ भारत में। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई फिक्स प्लेस नहीं है। कोई कहीं पर 10 लड़के कहीं जुट करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर जुट करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एकदम वो पूरा मामला चल रहा है। इनका कोई फिक्स प्लेस वेस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई हायरकी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी नहीं है। तीसरी चीज़ क्या थी? कोई फिक्स टाइम नहीं है। अभी कह रहा है अभी मार्च करना, चलो मार्च शुरू हो गया। उसी दिन देख लो आप 20 तारीख को कोई सेंट्रल लीडर वीडर कोई किसी ने नहीं कहा कि मार्च शुरू है। अपने आप इधर से कुछ लोग निकल गए, इधर से कुछ लोग निकल गए, इधर से एक भीड़ निकल गई, एक जत्था निकल गया, वो पूरा मार्च शुरू हो गया। उसके बाद इनका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कैंपेन रन नहीं कर रहे हैं, ये कोई कॉस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत जेनरिक सा है ना ये प्रोटेस्ट, बहुत जेनरिक है। अब क्या है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ़ोन चाहिए, फ़ोन से कंटेंट बनाया और डाल दिया और मिलियन व्यूज़ आ गए कुछ ही घंटों में। क्या ज़रूरत है इनको किसी चीज़ की? किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, और पूरा देश ने देख लिया। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसने चेंज किया। ये पूरा प्रोटेस्ट पार्टी ऑफिस से रन ही नहीं हुआ, ये पूरा एल्गोरिदम से चला और इस एल्गोरिदम ने सब कुछ बदल के रख दिया और सरकार को झुकना पड़ गया। मैं आपको एकदम रियल लाइव घटना बताता हूँ, मेरे पिताजी की बताता हूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। मेरे पिताजी ने अभी आपको 20 तारीख के 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 17-18 तारीख की बात है ये। 17-18 तारीख को सोनम वांगचुक साहब उस समय थे, हंगर स्ट्राइक पर थे। तो मेरे पिताजी आए और बोले कि ये क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट का क्या चल रहा है। मैंने कहा हाँ ये नीट प्रोटेस्ट को लेकर के। तो कह रहे नहीं ये तो नीट प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है, ज़बरदस्ती का इसको बड़ा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ करके सरकार की छवि को ख़राब करना, ये वो आप जानते हो पिताजी लोग जो हैं जिस तरीके से, उन्होंने कहा इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड मैं अपने पिताजी को कोई भी ओपिनियन नहीं देता, कोई भी अपनी बात उनके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करता कि नहीं पापा ऐसा है, नहीं ऐसा है, कुछ नहीं बोलता। उनका अपना एक ओपिनियन है, मेरा अपना एक ओपिनियन है, और हम कभी कोई डिबेट भी नहीं करते। हमारी शायद घर में कभी कोई पॉलिटिकल डिबेट भी नहीं हुई। मेरे अपनी पॉलिटिकल स्टांस है, उनका अपना है। तो उन्होंने कह दिया। अब क्या होता है, 3 दिन के बाद 20 तारीख को लाठियाँ चलती हैं और उसी दिन रात की बात है, मैं फ्री हुआ उस दिन, हमने सेशन किया था अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस वाला, और तब तक लाठियाँ वाठियाँ चढ़ गई। तो वो हमने कवर भी किया और मैं वहाँ पर खैर फिजिकली मैं वहाँ पर गया भी था कि भाई सॉलिडारिटी में, क्योंकि अपने कम्युनिटी के बहुत लोग थे, तो सॉलिडारिटी में वहाँ पर चला भी गया था। मैं रात में आया और पिताजी का पूरा नैरेटिव चेंज है। मैंने कहा कि
देखा पूरा लाठी का, अरे यार बहुत गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है यार, सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को डायलॉग करना चाहिए, सरकार को। एंड मेरे पापा बीआरओ रिटायर्ड हैं, बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड है, पढ़े लिखे आदमी, समझते हैं चीज़ों को। उन्होंने कहा यार सरकार गलत कर रही है, यहाँ तो पेपर लीक का पूरा मामला है यार, सही में बच्चे हैं यार, मैं तो इसको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट समझ रहा था, मैंने न्यूज़ चैनल पर देख लिया था, लेकिन ये तो सही में बच्चे हैं यार, ये तो सच में बच्चे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी वार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, सरकार को ऐसे लाठियाँ नहीं चलानी चाहिए थी। पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, पता है कैसे? क्योंकि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं, उनको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में सब देखा उन्होंने, एंड इट मूव्ड हिम, एंड इट मूव्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। इसीलिए ये प्रोटेस्ट पूरा सक्सेसफुल था। यहाँ पर जो पूरा प्रोटेस्ट था वो एल्गोरिदम से चल रहा था, रील मिलियंस व्यूज, और पापा जैसे, हमारे पिताजी जैसे, आपके पिताजी जैसे लोग देख रहे थे, उनका भी दिमाग खराब हुआ, अरे यार ये तो गलत हो रहा है, और वो सड़कों पर आए, हम जैसे लोग सड़कों पर आए, सब लोग सड़कों पर आए। एंड दिस इज द पावर ऑफ जेन ज़ी, ये उनकी ताकत थी। उनके पास आइडिया था, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, उनके पास कंटेंट है, उनके पास, उन्होंने शेयर किया और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को पूरा सक्सेसफुल बना दिया। अब जैसे ये देखिए, और इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट पता है क्या था? फन एलिमेंट और सटायर एलिमेंट। अब ये आप देखिए, ये मतलब बिहार के प्रोटेस्ट की बात है, ये पुलिस वाले भाई साहब वहाँ पर खड़े हैं, एक लड़का जाता है, वो कहता है भाई साहब, अरे पुलिस वाले भाई साहब, अरे कुछ टीयर गैस का व्यवस्था है, एकदम बिहारी भाषा में, क्योंकि मैं मतलब यूपी से आता हूँ, ईस्टर्न यूपी से, तो मैं जानता हूँ ये पूरी लैंग्वेज। कह रहे टीयर गैस का व्यवस्था करके आए हैं आप लोग, टीयर गैस का व्यवस्था किए हैं। वो शॉक्ड है पुलिस वाला, भाई ये क्या है आदमी है भाई, हम इनको मारने आए हैं और ये मजाक कर रहे हैं हमसे, मतलब मजाक बना दिया। ये भी बेचारे हंस रहे थे पुलिस वाले, वहां पे मुस्कुरा रहे हैं पीछे पुलिस वाले, आप पीछे देखोगे ना पुलिस वाले खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या पूछ रहा है भाई? कह रहे बताइए दिल्ली में टीयर गैस का व्यवस्था, आप लोग टीयर गैस तक नहीं लाए हैं, बैरिकेड ही उठा के लेके चले गए। ये स्थिति थी बिहार के अंदर। तो इनकी जो पूरी ताकत थी वो कहीं ना कहीं, सटायर एक बहुत बड़ी ताकत थी, फन एक बहुत बड़ा ताकत था इनका। इन्होंने वायलेंस, दे डिडंट रिजॉर्ट टू वायलेंस एट द फर्स्ट प्लेस, और वो उनकी, इन्होंने अपनी ताकत बनाया। और इस प्रोटेस्ट का सक्सेसफुल होने का, ये इतने पावरफुल जो हैं, ये जेनजीज इतने पावरफुल क्यों हैं? अब आप कहोगे यार ना इनको पार्टी से या कोई यूनिटी है, ना कोई पार्टी से यूनाइट हो रहे हैं, ना कोई अपना आइडियोलॉजी है, ना ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी है, बिल्कुल नहीं है। और हम कहेंगे कोई फंडिंग कर रहा है, कुछ नहीं है भाई। तो कैसे है इतना? ये फोमो क्रिएट कर दिया ना इन्होंने, कि भाई अगर तुम प्रोटेस्ट में नहीं जुड़ रहे हो तो तुम भाई पाप कर रहे हो। क्यों ये इतने पावरफुल? सबसे पहले तो इसलिए इनके पास एक चीज़ है, दैट इज स्पीड। होता है ना, कहते हैं ना रेस होता है, अगर एक रेस होगा तो रेस में हमेशा वो हर्षद मेहता वाले मूवी का डायलॉग है ना कि चीता सबसे तेज होगा, सबसे फास्टेस्ट चीता हो। क्यों चीता जीतेगा हर बार रेस को? क्योंकि ही इज द फास्टेस्ट। ये चीता हैं, ये सारे चीता हैं, इनके पास डिजिटल स्पीड है। जब तक ये पार्टीज के आईटी सेल को समझ में आता, पार्टी के ऑफिस से आता इनके पास कि ये नैरेटिव कर बनाना है, जब तक आईटी सेल समझते हैं पार्टीज के, तब तक इन्होंने 10,000 रील अपलोड कर दी और मिलियन व्यूज आ गए, नैरेटिव ऑलरेडी सेट हो गया। होश ही उड़ गए हैं आईटी सेल वालों के। एक तो आईटी सेल वाले, एक तो एक बहुत प्रमुख पार्टी के आईटी सेल वाले को मैं पर्सनली जानता हूँ, कहा भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चल कैसे रहा है, ये इतना बड़ा कैंपेन रन कैसे हो रहा है। मैंने कहा भाई ये कैंपेन नहीं है, ये जेनरिक रील्स है। और मैंने चेक किया, पर्सनली मैंने चेक किया इसको। ये कोई ऐसी, जैसे आप देखोगे ना कि जब कैंपेन वाली वीडियोस रन होती हैं नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, ऐसे रैंडम चैनल्स से रन होती हैं। इनकी जो रीलें चली, ये खुद बच्चों ने डाला इंस्टाग्राम पे उठा करके, इनके अपने पर्सनल अकाउंट से उठा करके इन्होंने डाला, कोई डर नहीं कुछ नहीं, पर्सनल अकाउंट से डाले पड़े हैं। 10,000 वीडियो अपलोड हो गई, मिलियन व्यूज आ गए उस पर, और सबके पास अपना एक अलग तरीका है, अपना एक अलग कंटेंट है, अपनी एक अलग क्रिएटिविटी है। तो सबसे बड़ी ताकत इनकी डिजिटल स्पीड थी। दूसरा सबसे बड़ा बात ये था कि ये लीडर लेट्स मोबिलाइजेशन था। कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको लीड वीड नहीं कर रहा था। ये इंस्टाग्राम से यूनाइटेड थे, ये टेलीग्राम से यूनाइटेड थे, ये व्हाट्सएप डिस्कॉर्ड पे यूनाइटेड थे। इनको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी लीडर की, किसी पार्टी की, कोई हायरार्की की, कोई डिसिप्लिन की, और ये फॉलो भी नहीं करते उसको। और तीसरी चीज़ इमोशनल, इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत इमोशनल है। आपने जब देखा कि वो बच्चियाँ 12 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की बच्चियाँ रो रही हैं, वो बता रही हैं कि उनको, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मार रहे हैं, वो बच्चे, वो लड़के जिनके सर फटे, जिनके हाथों में चोट आए, बिल्कुल सहानुभूति, सिंपैथी होगी आपको, क्यों नहीं होगी? क्या आपके अंदर दिल नहीं होगा ही? तो वो स्टोरी टेलिंग बहुत इमोशनल है। और क्योंकि इट इज़ प्योर, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये दे आर प्योर हार्टेड। 17-18 साल, 20-22 साल के लड़के हैं वो, क्या आइडियोलॉजी होगी उनकी? इसलिए ये बहुत जेनरिक था, और सारे आईटी सेल की ऐसी तैसी कर दी इस पूरे एंगल ने, और इसीलिए इतने ताकतवर हैं। और सबसे बड़ा एलिमेंट जो एडअप हुआ वो फन एलिमेंट था भाई। फन एलिमेंट ने तो ऐसी तैसी कर दी। अब आप यहां पर ये देखिए, भाई कॉकरोच बन के आ गया। इंस्टाग्राम पे बहुत आपने देखा होगा, ये भाई कॉकरोच बन के आ गया, कॉस्ट्यूम से,
एक कैप्टन अमेरिका बन के भाई आया हुआ है, एक भाई यहाँ पर हल्क बन के आया हुआ है, कितने लीक्स दोगे, यहाँ गब्बर का वो लगाया हुआ है, एक भाई यहाँ पर लिख रहा है कि मैं पापा ने आज की परमिशन दी है, मैं आज प्रोटेस्ट कर। आप इनको कितना रोकोगे, क्या कर लोगे आप इनको? ऐसे ऐसे प्ले कार्ड्स, ऐसे ऐसे स्लोगन्स, बड़े कई कई तो बड़े मतलब उसमें गालियाँ वालियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रही है, पुलिस को नहीं समझ में आ रही है। पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस से मजाक कर दे रहे हैं। अब जैसे मैं खुद एक वीडियो देखी मैंने, वो तो पुलिस वाले को समझ ही में नहीं आया हुआ क्या। वो एक जाता है पुलिस वाला और बहस हो रही है, पूरा 2 ग्रुप है, पुलिस का एक ग्रुप है और एक बच्चों का ग्रुप है। वो पुलिस वाला कह रहा भाई मैंने ये नहीं बोला, तो वो कह रहा है कि नहीं मालिक आपने बोला था, आपने बोला था मालिक आपने बोला था। वो ऐसे कर रहा है, पुलिस वाला क्या कर रहा है ये। फिर मैंने रिलेट किया, अच्छा क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राजपाल यादव की कॉमेडी का, तो चुप चुप के वाला वो सीन रिलेट किया मैंने कि मालिक आपने बोला था, मालिक आपने बोला था, जो परेश रावल को फंसा देता है वहाँ पहलवानों के सामने ले आके। तो मैं रिलेट करके मैंने देखा था, पुलिस वाले क्या समझ में आएगा, सरकार वो बूढ़े से नेता लोग अपने क्या समझ पाएंगे उसको, उनके समझ में नहीं आ रहे क्या कर क्या रहे हैं लोग। और इससे लड़ने का उनके पास कोई तरीका नहीं है, वो फूल दे रहे हैं, वो नेशनल एंथम गाने लग रहे हैं, खड़ा हो जाना पड़ रहा है, क्या करोगे आप। इसलिए अब इसकी सक्सेस के पीछे अगर हम देखें तो इस बहुत सारे नारे थे, कोई पॉलिटिकल स्लोगन ईयरिंग नहीं थी इसके अंदर। नारे कैसे थे, टीयर गैस का व्यवस्था है, माई एक्स डिड नॉट इग्नोर मी एज मच द गवर्नमेंट डिड, आई गेट इट धर्मेंद्र भाई, मुझसे भी रिजाइन नहीं हो रहा है, एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल कॉकरोचेस स्टार्टेड फ्लाइंग। मतलब इससे कोई पॉलिटिकल नारे नहीं, कोई पार्टी के नारे नहीं, कुछ नहीं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, फेर आया, बेर आया, से कुछ नहीं, ये सब नौटंकी, बिल्कुल जेनरिक, एकदम जेनरिक तरीके से पूरा रन किया। तो इनकी क्या थी पूरी, क्यों गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं कर पाई? 3 कारण थे। पहले ही बहुत भयंकर विजिबिलिटी आपके आईटी सेल की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। दूसरी चीज, क्रॉस स्टेट पार्टिसिपेशन दिखाई दिया, कोई पार्टी का बैनर नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सब ग्रसित थे, बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, सारा फ्रस्ट्रेशन था, वो सब अक्रॉस द स्टेट निकला। मुंबई में प्रोटेस्ट हुए, बिहार में हुए, यूपी में हुए, यहाँ पर हुए, तमिलनाडु में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। और तीसरी चीज कि मॉरल लेजिटिमेसी थी, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, दे आर जस्ट ड्रिवन बाय मेरिट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इनकी डिमांड बहुत सिंपल थी और एक तो बहुत ही ए पॉलिटिकल डिमांड्स रखी, कोई पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं रखी। अब इस वार्तालाप को यहीं खत्म करते हैं, बहुत लंबी बातचीत हो गई है, आपको ठीक लगी होगी तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही शानदार और बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड जबरदस्त एनर्जी वाले लोग हैं जेंजीज, और मेरी उनसे कोई राय नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं कह रहा, वो वैसे सुनते भी नहीं हैं और उनको कहोगे भी नहीं आप। मैं अपने जैसे लोग जो थोड़ा सा जेंजी से ऊपर हैं, मतलब जेंजी से ऊपर इन द सेंस कि उनसे थोड़ा पहले जन्म ले लिया है, हमको मिलेनियल्स कहने को कहते हैं, वैसे तो मैं खुद को जेंजी मानता हूँ यार, मेरा थोड़ा सा तरीका भी जेंजी वाला है, तो मैं जेंजी मानता हूँ वैसे खुद को। वैसे उम्र में मैं जेंजी लगता हूँ आपको, वैसे मेरी उम्र ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। और हमसे जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सा पापा वापा टाइप जनरेशन के लोग हैं, जो उनके लिए ये कहने की बात है और उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप इनको चेंज करने की कोशिश मत करो। सरकार के लिए भी है ये, सबके लिए है कि आप इनको चेंज मत करो यार, ये बहुत जैसे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, एंड दे कैन डू सम रियल चेंजेस ऑन ग्राउंड। ये कुछ सच में बड़ा चेंज कर सकते हैं, इनमें वो कैपेसिटी है जो दिखती है, जो इस प्रोटेस्ट ने सही कर दी है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका कभी नहीं होगा, कभी भी ये बांग्लादेश नहीं बन सकता। Bangladesh, that protest was driven by ideology. Nepal, that protest was driven by another ideology planted by someone. Another protest in Sri Lanka, driven by ideology. This was the only protest that has no ideology, nothing. चाहे कोई कितना भी नैरेटिव क्रिएट कर ले, इस प्रोटेस्ट का कोई आइडियोलॉजी नहीं था, इस प्रोटेस्ट का कोई माई बाप नहीं था। भले कुछ फेसेस को यूज़ किया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ ड्रिवन बाई जेंजीज था। तो ये कभी नेपाल नहीं बनेगा, कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये भारत है। और ये कोई 2 मिनट की मैगी वाला भारत नहीं है, ये भारत बहुत लोगों के खून पसीने से बना हुआ है। और ये बात हमसे बेहतर से ये जेंजीज समझते हैं, जेंजीज बहुत अच्छे समझते हैं, इसीलिए वो भगत सिंह की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, इसीलिए वो अंबेडकर की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी वैल्यूज़ को। सो बस यही उम्मीद है कि कुछ रियल पॉजिटिव ग्राउंड पर देखें और इस प्रोटेस्ट से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।